तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट। पेज नंबर 6.1 आपकी बुक में। पहले तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट: कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा आता है वो टोटल कॉस्ट है, वो उसकी कॉस्ट है। इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दो तरह की कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जिसके लिए बाहर कहीं जाकर हम पे करते हैं, वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री रेंट पर है, ऑफिस रेंट पर है, तो उसके लिए रेंट पे करते हैं, कैश जा रहा है। रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके लिए पे कर रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जिस कॉस्ट के लिए कहीं पर पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 6.2 पे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट: it is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsiders for having their factor services. For example, wages paid to employees, rent paid to hired premises, payment for raw materials, etc. ये हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग normal profit. For example, estimated interest on own capital, estimated rent of own land, imputed salary of services of entrepreneur, etc. Such costs are the cost of self supplied factor. मेन बात ये है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर की कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। कई सारे प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो खुद फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी उनकी मान लो अगर अपनी ही लैंड है, कहीं पर रेंट पे नहीं लिया है, अपनी खुद की लैंड पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं पर रेंट नहीं देना पड़ता। जैसे जिस प्रेमाइसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस प्रेमाइस, ये मेरा अपना प्रेमाइसिस है, इसका मैं रेंट नहीं देता कहीं पर, लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं इंक्लूड करूंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि इस एरिया का जो भी रेंट है वो अपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करूंगा। इस तरह से अगर कहीं से पैसा उधार लेकर बिजनेस में नहीं लगाया, बल्कि ऑनर ने अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर उसने अपना खुद का पैसा लगाया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कैपिटल, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं ना, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन चारों फैक्टर्स की कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन चारों फैक्टर की कॉस्ट होती है। लैंड के बदले में जो रेंट दिया जाता है वो हम जोड़ते हैं, लेबर को जो सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ये जोड़ते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, वो जोड़ा जाता है कॉस्ट निकालने के लिए। प्रोडक्शन जो किया है हमने, उसको प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट क्या आई है। रेंट भी इंक्लूड करते हैं, सैलरी भी इंक्लूड करते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं, और एंटरप्रेन्योर का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो भी इंक्लूड करते हैं। ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को मैं दोबारा वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा इसकी बात कर लूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में टोटल खर्चा क्या आ रहा है, वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल तो लगता ही है, उसके अलावा चारों फैक्टर्स की सर्विसेज जो हम लेते हैं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में जो पे किया जाता है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। जिस लैंड पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेंट पे किया जाता है। जो लेबर वहां काम कर रही है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी, वेजेस कुछ भी दिया जाए, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है। कैपिटल, जो पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो पैसा कहां से आया, वो कहीं से लोन लिया होगा या किसी ने ही पैसा लगाया होगा, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? मान लो एक पर्सन है, वो अपना एक बिजनेस चला रहा है, और उसके पास एक ऑफर भी है, वो कहीं जॉब भी कर सकता है, और जॉब अगर करता है
तो 10,000 पर मंथ की उसकी ऑफर है, लेकिन बिजनेस वो ये सोचकर कर रहा है कि मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा, तो बिजनेस कर रहा है। तो जो 10,000 है वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। उस बिजनेस में बने रहने के लिए कम से कम 10,000 तो उसको चाहिए, नहीं तो बिजनेस क्यों करेगा, जॉब ही नहीं कर लेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि ऑनर को अपने बिजनेस पे बने रहने के लिए कम से कम कितना प्रॉफिट चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो उसको चाहिए। उसके ऊपर अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स की सेंस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, ये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर इतना उसको नहीं मिला तो बिजनेस करेगा ही क्यों, वो अपनी सर्विसेज क्यों देगा। ऑनर की सर्विसेज होती क्या है, वो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। वो रेंट, लैंड लेगा रेंट पे, वो एम्प्लॉयज को अपने यहां रखेगा, वो कैपिटल इकट्ठी करेगा, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके रिस्क लेता है वो। यही तो सर्विसेज है उसकी। वो रिस्क ले रहा है, सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है। इस काम के लिए नॉर्मल प्रॉफिट उसको चाहिए और उस बिजनेस में बने रहने के लिए, तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसको, इस कॉस्ट के ऊपर अगर उसको कुछ मिलता है वो हम कहेंगे बिजनेस का प्रॉफिट है। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, यानी बेच के जो पैसा मिला माइनस टोटल कॉस्ट, और इस कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इट मींस दिस प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। total cost include normal profits, and if we calculate profit as total revenue minus total cost, it means we have already considered normal profit in total cost. बात समझ में आई? तो पहली बात तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब तो इंक्लूड करते ही हैं। चारों फैक्टर की कॉस्ट भी हमें इंक्लूड करनी होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। एंड चारों फैक्टर की कॉस्ट का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट भी हम इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया पहली बात। अब इसमें से जो भी बाहर से हायर किया जा रहा है, अगर लैंड रेंट पर ली जा रही है तो उसको पैसा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर ऑनर की खुद का एरिया है, खुद की लैंड है, तो कहीं रेंट नहीं देना पड़ता जाके, तो फिर रेंट को बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा कहीं पर तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम रेंट इंक्लूड ना करें, करेंगे। ये बात अलग है कि वो रेंट ऑनर को बाहर कहीं नहीं देना पड़ रहा, वो उसकी लैंड, खुद की ही लैंड है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो उस रेंट का, उस लैंड का रेंट निकालेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। रेंट कैसे निकालोगे? जब वो रेंट पर दिया ही नहीं हुआ तो। वैसा ही एरिया अगर रेंट पर लिया जाए तो कितना रेंट देना पड़ता, तो वो रेंट हम इंक्लूड कर लेते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? ऐसे ही लेबर, यानी कोई एम्प्लॉयर, उसने, कोई बिजनेसमैन जिसने और कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, नीचे आप शॉप्स वगैरह देखते हो, शॉप्स में अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो बंदा खुद ही शॉप पे खड़ा है, तो इसका मतलब उसने कहीं एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, वो खुद ही सर्विस एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय को कहीं सैलरी नहीं देनी पड़ रही उसको, लेकिन क्या फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सैलरी इंक्लूड नहीं करेगा? करेगा। वो खुद की सैलरी कैलकुलेट करेगा कि अगर मैं ऐसी कहीं जॉब करता या जो काम मैं कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए अगर एम्प्लॉय रखूं तो उसको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, वो मेरी बच रही है, वो उसकी खुद की सैलरी है, तो सैलरी इंक्लूड करेगा, लेकिन वो होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहा है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, एम्प्लॉय की तरह खुद ही काम कर रहा है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन सैलरी को लिखेगा जरूर, वेजेस को लिखेगा जरूर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अगर उसने अपने घर में ही किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर रखा है, तो उसके लिए उसको कहीं सैलरी देनी नहीं पड़ रही, कहीं कैश जाकर देना नहीं पड़ रहा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर पे करना पड़ रहा है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पे नहीं करना पड़ रहा लेकिन सर्विसेज तो ले रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कैपिटल, यानी उसने बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगा दिया पैसा, बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर उसने किसी से पैसा उधार नहीं लिया, उसके पास खुद का था, उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो उसको इंटरेस्ट कहीं बाहर जाकर देना नहीं पड़ रहा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। उस कैपिटल की का इंटरेस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। क्लियर? और बताओ, ये क्या नॉर्मल प्रॉफिट ये किसी को जाके कैश में देना पड़ रहा है? नहीं, ये तो हमेशा इम्प्लिसिट कॉस्ट ही होता है। यानी ऑनर के खुद के फैक्टर्स अगर लगा रखे हैं उसने बिजनेस में, उसकी कॉस्ट
इम्प्लिसिट कॉस्ट क्योंकि वो कहीं पे नहीं करनी पड़ रही जाकर, लेकिन इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो कॉस्ट जो उसने बाहर से फैक्टर हायर किए हुए हैं उनको कैश देना पड़ रहा है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब यहां पे इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिया हुआ था, मैं एक बार इम्प्लिसिट कॉस्ट फिर से पढ़ रहा हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ऑनर्स। जो ऑनर सप्लाई कर रहा है इनपुट्स जिसके लिए कैश नहीं देना पड़ रहा, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो वैसे भी कहीं जाकर कैश नहीं देना पड़ रहा होगा, ये तो ऑनर का ही है। तो ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपनी खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन लैंड, अपनी खुद की ही लैंड पर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका एस्टिमेटेड रेंट, देखो एस्टिमेटेड लिखी हुई है यहां पर, एक्चुअल रेंट तो दे ही नहीं रहा वो, तो एस्टिमेट ही करते हैं। एस्टिमेट भी कैसे करते हैं कि वैसे ही आसपास के एरिया में देख लेंगे कि इस तरह का अगर लैंड रेंट पर दी जाए तो क्या रेंट बनता है, तो वही रेंट एस्टिमेट कर लिया जाता है बस। इंप्यूटेड सैलरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी ऑनर खुद ही एक एम्प्लॉय की तरह भी काम कर रहा है तो उसकी सैलरी। सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। बताओ, इंप्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गई। नीचे इसका डिफरेंस दिया हुआ है, ये अच्छे से लर्न कर लेना आपने। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीनिंग क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का? इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। और इंप्लिसिट कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, खुद के ही फैक्टर सप्लाई कर रहा है उसकी कॉस्ट इंप्लिसिट कॉस्ट। मनी पेमेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इसमें हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे होते हैं। implicit cost, it involves imputed value यानी estimated value of factors owned by the firm. It is there is no money payment involved. इसमें कहीं भी मनी से पेमेंट नहीं कर रहे होते implicit cost में। हाँ, जैसे अगर वो खुद ही एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है तो खुद को सैलरी थोड़ा ना देगा, ठीक है, तो मनी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। implicit cost, interest on capital, rent of own land etc. ये तो हो गई implicit cost और explicit cost। नेक्स्ट पेज पर एक कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन उसको उस लैंड पर अगर हम कुछ और प्रोड्यूस करते तो उसकी कॉस्ट क्या होती? तो उस जगह की इंप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट, ठीक है, वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें डेफिनेशन लिखी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। तो जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, इस पर वो प्रोड्यूस कर सकता है, सपोज राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है, वीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ज्वार भी प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वो प्रोडक्शन करता है मान लो राइस का, जिससे वो 50,000 की अर्निंग कर लेता है। अगर वो वीट प्रोड्यूस करता तो इससे वो सपोज 35,000 की अर्निंग कर लेता। सपोज वो ज्वार प्रोड्यूस करता तो इससे 40,000 की अर्निंग कर लेता। वो अर्निंग वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? राइस, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा अर्निंग इससे हो रही है। लेकिन ये अर्न करने के लिए वो ये दोनों अर्निंग छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, फॉरगो कर रहा है। उसको अब ये तो नहीं मिल पाएंगी ना, क्योंकि अब उसने तो राइस प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन अगर वो राइस प्रोड्यूस ना करता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? ज्वार। वो अगर ज्वार प्रोड्यूस कर लेता तो 40,000 की अर्निंग होती, लेकिन उसको उसने क्या? राइस प्रोड्यूस किया। राइस प्रोड्यूस करने की वजह से ये सब कुछ उसको छोड़ना पड़ा, ये सारी इनकम छोड़नी पड़ी। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी ज्वार की जो इनकम है वो उसको जो छोड़नी पड़ रही है, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 40,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग 50,000 फ्रॉम प्रोड्यूसिंग राइस। क्लियर? तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम सैक्रिफाइस करते हैं
उसकी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ में आ गया ईशान? ओके, आपको प्रोडक्शन वाले चैप्टर में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बताया था। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन यानी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम शॉर्ट पीरियड में, उसमें हम कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कुछ को नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मैंने एक फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, ये कपड़े की फैक्ट्री है, अचानक एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? मशीनरी हम इंपोर्ट कर नहीं सकते, बहुत जल्दी है, जो प्रोडक्शन हमने कंप्लीट करके देना है उसमें इतना टाइम नहीं है कि हम मशीनरी जो प्रोडक्शन में काम आती है वो इंपोर्ट की जाती है, तो हम इंपोर्ट कर सके, इतना टाइम नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर लेबर की 3 शिफ्ट लगा दी, 8-8 घंटे की शिफ्ट लग रही है। पहले 8 घंटे एक लेबर काम करके जाती है, फिर उसके बाद अगली लेबर आती है, वो 8 घंटे काम करती है, फिर अगली शिफ्ट आती है 8 घंटे की, तो 24 घंटे मशीनें चल रही हैं। तो मशीनें तो 24 घंटे चल रही हैं, लेबर उसमें हमने बढ़ा दी, मशीनें वही की वही हैं। अगर मान लो 20 मशीनें लगी हैं तो 20 ही मशीनें लगी हैं, लेकिन लेबर पहले 50 काम किया करती थी, अब 150 काम कर रही है, 50-50 की 3 शिफ्टें जा रही हैं। तो यानी हमारे पास टाइम सिर्फ इतना ही था कि हम कुछ फैक्टर्स को बढ़ा सकते थे, लेबर को बढ़ाया, लेकिन मशीनों का मशीनें नहीं बढ़ा सकते थे हम, तो मशीनों को फिक्स रखना पड़ा, तो वो हो गया फिक्स फैक्टर्स। मशीनों को फिक्स रखना पड़ा तो वो हो गया फिक्स फैक्टर, और लेबर को हमने बढ़ाया, वो हो गया वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर को फिक्स रखकर और कुछ को चेंज करके हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड क्या होता है? जिसके अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स एक साथ इंक्रीज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मान लो हमने एक फैक्ट्री को एक्सपैंड करना है, तो पहले 20 मशीनें थी, अब सफिशिएंट टाइम है, हमने अगले साल तक एक्सपैंड करना है, हमने और मशीनें मंगा ली, और मशीनें इंपोर्ट कर ली, लेबर बढ़ा ली, हर चीज बढ़ा ली, तो वो टाइम पीरियड हो गया लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं कह सकते हम कि 6 महीने का शॉर्ट पीरियड होता है जी, 6 महीने के बाद का लॉन्ग पीरियड होता है, या 3 महीने का शॉर्ट पीरियड होता है, 3 महीने के बाद का लॉन्ग पीरियड होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। हर इंडस्ट्री में टाइम पीरियड शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर तो 5 साल भी शॉर्ट पीरियड माने जाते हैं। तो शॉर्ट पीरियड इंडस्ट्री को देखकर डिसाइड होता है कि इंडस्ट्री कैसी है। मेन बात यह है कि अगर इतना टाइम पीरियड है कि सारे फैक्टर्स को इंक्रीज किया जा सकता है तो वो लॉन्ग पीरियड है, और ऐसा इतना टाइम पीरियड है कि अगर हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखेंगे और कुछ को ही चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो शॉर्ट रन हो गया। क्लियर? बस इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 साल, 6 महीने या 3 महीने ऐसे बोल के डिफाइन नहीं करते। वो टाइम पीरियड जिसमें सारे फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो कौन सा टाइम पीरियड हुआ? लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन। तो उसमें सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन कौन सा होता है? जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स रखने पड़ते हैं और कुछ को वेरिएबल रखना पड़ता है, यानी कुछ को ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो हो गया शॉर्ट रन। तो जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल फैक्टर हो गए, और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स फैक्टर हो गए। तो मुझे एक बात बताओ कि फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में होता है या लॉन्ग रन में होता है या दोनों में होता है? फिक्स फैक्टर्स सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में तो इतना टाइम होता है कि सारे फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर नहीं होते, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। शॉर्ट रन में ही कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट याद आ गया? पहले करा चुका हूं मैं, याद आ गया कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं शॉर्ट रन में। अब शॉर्ट रन की बात करें जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं, तो फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है, और जो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले टोटल कॉस्ट को कैसे पढ़ा? टोटल कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, टोटल 1000। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास से नीचे वाली क्लासेस में हैं, और इतने स्टूडेंट हैं जो सीनियर क्लासेस यानी 9th और उसके ऊपर की क्लासेस में हैं। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो टोटल को डिवाइड करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। ऐसे ही टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने के दो तरीके हैं, या तो हम उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड कर ले टोटल कॉस्ट को, या फिर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करके डिवाइड कर लें। बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट होती है। इसका मतलब, इसको थोड़ा और तरीके से और समझते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जिस जिस कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जिन कॉस्ट को नहीं बढ़ाना पड़ेगा वो फिक्स कॉस्ट है। एग्जांपल, हमने एक फैक्ट्री रेंट पर ली है। अगर हम उस जगह पर 1 यूनिट बनाए, 10 यूनिट बनाए, 1,000 यूनिट बनाए, 50,000 यूनिट बनाए, रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? रेंट तो उतना ही देना है। तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज अ फिक्स कॉस्ट, वो उतनी ही देनी पड़ेगी, रेंट उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक से लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी ही यूनिट्स अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका रेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जो कॉस्ट फिक्स रहती है आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। आप प्रोडक्शन कम करो, ज्यादा करो, मत करो, वो कॉस्ट उतनी ही देनी पड़ेगी, दैट इज फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट फिक्स है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। कुछ एम्प्लॉइज परमानेंट होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज तो ऐसे होते हैं जो कैजुअल होते हैं, मतलब प्रोडक्शन होगा तो आपको उनको सैलरी वेजेस देनी है, प्रोडक्शन नहीं है तो उनको निकाल के बाहर करोगे। जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल में 12 महीने प्रोडक्शन नहीं चलता, क्योंकि उसमें शुगर केन की जरूरत होती है। तो जब शुगर केन यानी गन्ने की खेती जब होती है, जब वो अवेलेबल होता है तब वो फैक्ट्री चलती है। अब गन्ना अवेलेबल नहीं है, शुगर केन अवेलेबल नहीं है, तो फिर शुगर की मिल, शुगर की जो फैक्ट्री है वो फिर कुछ महीने के लिए बंद हो जाती है। लेकिन उस बंद फैक्ट्री में भी कॉस्ट आती है, क्योंकि वो फैक्ट्री अगर रेंट पर है तो रेंट देना पड़ेगा। जो परमानेंट एम्प्लॉय है जिनको आप निकाल नहीं सकते, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे फैक्ट्री बंद पड़ी है। मैं कह रहा हूं सबको निकाल दो, कम से कम गार्ड तो रखना पड़ेगा एक, उसको थोड़ा ना निकाल दोगे। फैक्ट्री मान ले 3 महीने बंद रहती है, 9 महीने चलती है एक साल में, तो 3 महीने गार्ड तो खड़ा करोगे वहां पर, वो सिक्योरिटी गार्ड तो सैलरी लेगा, उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, वो तो परमानेंट एम्प्लॉय है। उसके अलावा भी और परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनको पेमेंट करनी पड़ती है। अकाउंटेंट होगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। जिसको 12 महीने आपको सैलरी देनी ही देनी है, वो स्टाफ, परमानेंट स्टाफ, उनकी सैलरी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो कैजुअल लेबर है, जो शुगर केन की फैक्ट्री में, शुगर की फैक्ट्री में जो कैजुअल लेबर काम करती है, मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको बुला लिया, जब प्रोडक्शन नहीं है चलो जी बाहर जाओ, उनको डेली वेजेस पे कर रहे हैं या मंथली वेजेस पे कर रहे हैं, लेकिन वो तब पे कर रहे हैं जब अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उनको सैलरी नहीं दे रहे, वो कैजुअल लेबर है, उनकी वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है। परमानेंट परमानेंट स्टाफ की वेजेस फिक्स कॉस्ट है। क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्शन कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, आपको वो पे करना पड़ेगा और उतना ही पे करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कम ज्यादा होती है वो वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट का, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जितना प्रोडक्शन करोगे उतना लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे नहीं लगेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे रॉ मटेरियल कम लगेगा। तो रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे वो कॉस्ट बढ़ती रहेगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम कर दोगे कॉस्ट कम हो जाएगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो कर दोगे, एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट हुई, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना भी रखो फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं बुक से। फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगी। तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, वरना अगर उससे ज्यादा जितना रिक्वायर्ड नहीं है कुछ जैसे होता है ना 50 से 150 कर दे, वो लेवल, वो आप जो बोल रहे हो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थर्ड स्टेज में चले जाते हैं, वहां तो कोई जा नहीं रहा ना।
हम तो यही बात कर रहे हैं, एक रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में ही रहता है, और हम जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं एक रैशनल प्रोड्यूसर की पढ़ रहे हैं, किसी बेवकूफ प्रोड्यूसर की नहीं पढ़ रहे। उसको अपना भला बुरा पता है, वो थर्ड स्टेज में नहीं जा रहा, पहली स्टेज में रुक नहीं रहा और थर्ड स्टेज में जा नहीं रहा। हम उन्हीं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट, पेज नंबर है 6.3, शॉर्ट रन कॉस्ट। We know in the short run there are some factors which are fixed while other are variable. Similarly, short run costs are also divided into two kinds of costs: fixed cost, variable cost. The sum total of fixed cost and variable cost is equal to total cost. So total cost is fixed cost plus variable cost. Fixed costs refer to those costs which do not vary directly with the level of output. For example, rent of premises, interest on loan, salary of permanent staff, insurance premium, etc. तो ये तो उतना ही पे करना पड़ता है, चाहे आप पेमेंट करो, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, फिक्स कॉस्ट के और दूसरे नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिन कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। Fixed cost is incurred on fixed factors like machinery, land, building, etc., which cannot be changed in the short run. The payment to these factors remains fixed irrespective of level of output. That is, fixed cost remains the same whether output is large, small or even zero. Production ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो जाए, ये कॉस्ट फिक्स रहती है। नीचे एक टेबल बना हुआ है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट शेड्यूल। दो कॉलम है, एक तो आउटपुट और दूसरा टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कॉस्ट 12 रुपीज है, हर लेवल पे 12 रुपीज है। एक यूनिट बनाओ तो भी 12, एक भी यूनिट बंद बनाओ 0 तो भी 12, 2 यूनिट्स पे 12, 3 पे, 4 पे, 5 पे, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट 12 ही है। क्लियर हो गया? चलो, इसके नीचे है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी और वेरिएबल कॉस्ट वीसी। अब टीवीसी लिखो, टीवीसी लिखो या टीसी लिखो, एक ही बात है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, या वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी लिखो या वीसी लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी लिखो या फिक्स कॉस्ट लिखो, एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट का की डेफिनेशन देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करती हैं। यानी लेवल ऑफ आउटपुट आप बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम कर दोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एटसेट्रा। क्लियर? नीचे एक टेबल बना हुआ है। अच्छा, इस टेबल से पहले ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। आउटपुट 0 से लेकर 5 तक दिया हुआ है और आप देखो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। 0 पे 0 है, मेन बात 0 पे 0 है, और 1 यूनिट पर 6, 2 यूनिट पर 10, फिर 15, 24, 35 ऐसे इंक्रीज हो रही है। अब इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं। जो फिक्स कॉस्ट है वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ फिक्स ही रहती है। यहां पे लिखा आउटपुट, ये 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। मान लो यहां पर ये है 4, 8, 12, 16, 20, 24। यहाँ बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें फिक्स कॉस्ट 12 ही है, चाहे एक यूनिट, चाहे एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो तो भी 12, एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी 12, 2 यूनिट्स पे भी 12, 3 पे भी 12। तो यहां पर इनको ज्वाइन कर दें तो टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसका याद रखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है, कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो टोटल फिक्स कॉस्ट 12 ही है। क्लियर? अब वेरिएबल कॉस्ट का देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनती है,
0 1 2 3 4 5। इस एग्जाम्पल में 35 तक गई है कॉस्ट, तो मैं 5 के इंटरवल पे ले लेता हूं। 5 10 15 20 25 30 35 20 25 30 35। जीरो पे तो जीरो ही है, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। और 1 यूनिट पर कितनी है? 6। 1 पे 6, 2 पे 10, 2 पे आ गई 10, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35। ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ये पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। मतलब पहले तो इस तरह से जाएगी, फिर बाद में इस तरह से जाएगी। पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, बाद में डिमिनिशिंग नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं जाके। तो पहले क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ती तो है पर धीरे धीरे बढ़ती है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। लेकिन क्योंकि बाद में हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं, बाद में नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं, तो कॉस्ट एकदम स्पीड से बढ़ती है। तो पहले कम रेट से इंक्रीज होती है, फिर ज्यादा रेट से इंक्रीज होती है। तो स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है और फिर बाद में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसकी शेप क्या है? नहीं, एस शेप नहीं है, इनवर्सली एस शेप्ड है। एस तो ऐसे होता है, ऐसे होता है एस, और ये कैसा है? ये ऐसा है। तो इनवर्सली एस शेप्ड होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट की कर्व की शेप कैसी होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है? इनवर्सली एस शेप्ड। चलो, इसका डिफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 6.5 पर नीचे। डिफरेंसेस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। मीनिंग, पहले तो मीनिंग पूछ रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट which vary directly with the level of output. Total fixed cost refer to those costs which do not vary directly with the level of output. तो फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं करती है, चेंज नहीं होती है, वेरी नहीं करती है। और जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। टाइम पीरियड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। टोटल फिक्स कॉस्ट में लिखा है इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती और शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। कॉस्ट एट जीरो आउटपुट, अगर जीरो आउटपुट है तो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगी, जीरो नहीं होगी। लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट अगर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। जो डाटा अभी तक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 5, ये यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में 12 दी हुई है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो, उसके बाद इंक्रीज हो रही है कितनी? 6, फिर कितनी हो गई? 10, फिर 5, 15, उसके बाद कितनी हो गई थी? 25, 24, फिर 35। अब देखो यहां कितना इंक्रीज हुआ? 6 का, फिर कितना इंक्रीज हुआ? 4 का। डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगला इंक्रीज पिछली वाले इंक्रीज से कम है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब जो इंक्रीज होगा वो पिछली बार वाले से ज्यादा होगा। 4 से ज्यादा इंक्रीज हुआ 5, 5 से ज्यादा इंक्रीज हुआ 9, 9 से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ 11,
तो अब हर बार का इंक्रीज पिछली बार की इंक्रीज से ज्यादा होगा। तो यहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है शुरू से लेकर, लेकिन पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी अगला इंक्रीज पिछले इंक्रीज से कम है तो ये डिक्रीजिंग रेट हुआ। अगला इंक्रीज अगर पिछले इंक्रीज से ज्यादा है तो ये इंक्रीजिंग रेट हुआ। क्लियर? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। डिफरेंस जो इसमें पूछा, थर्ड डिफरेंस जो हम पढ़ रहे थे, कॉस्ट एट जीरो आउटपुट। जीरो आउटपुट पे कॉस्ट कैसी है? फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है इट इज जीरो व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन, और टोटल फिक्स कॉस्ट में लिखा है इट कैन नेवर बी जीरो इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है इट इज इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर के ऊपर लगती है और फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर के ऊपर लगती है। टोटल फिक्स कॉस्ट में लिखा है इट इज इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। शेप ऑफ द कर्व, टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्सली एस शेप्ड। इसकी शेप क्या है? इनवर्सली एस शेप्ड। एज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट कांस्टेंट रेट, एंड फाइनली एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब होता है कुछ इस तरह से जाती है, मतलब थोड़ी स्ट्रेट लाइन टाइप, पर वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है, इसलिए यहां पर हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो पहले डिमिनिशिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट रेट, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट। जबकि टीएफसी कैसे इंक्रीज होती है? टीएफसी की शेप कैसे होती है? टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। समझ आ गया? हाँ, बोला कि जो इंक्रीज हो रही है मेरी पर उसमें तो फर्स्ट स्टेज पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना, फर्स्ट स्टेज पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है उसमें क्या? जो हमारे पे रिटर्न्स होते हैं। एक मिनट, मैं ये लास्ट पढ़ लूं फिर मैं आपकी बात पर आता हूं। एग्जाम्पल है वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा। और फिक्स कॉस्ट में दिया हुआ है सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट एटसेट्रा। तो वो तो फिक्स रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो वो आके थोड़ा ना पूछेंगे प्रोडक्शन कम हुआ है तो ठीक है जी प्रीमियम कम दे दो, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो ज्यादा प्रीमियम दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, उनको प्रोडक्शन से क्या लेना देना। अगर इंश्योरेंस करवाया हमने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग का तो इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट। आप पूछो क्या कह रहे थे? एक बात बताओ, अगर मैंने एक लेबर लगाई, वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, तो मेरी जो यूनिट्स बन रही है मैं उस लेबर को कितना पे कर रहा हूँ? एक दिन के अंदर मान लो 100 रुपए पे कर रहा हूँ, और उसने 10 यूनिट बनाई, तो मेरी एक यूनिट कितने की पड़ गई मुझे? 10 यूनिट बनाई मैंने, 100 रुपए दिए उसको, 10 रुपए एक यूनिट पड़ गया मुझे लेबर। मैंने दूसरी लेबर लगाई, दूसरी लेबर जो लगाई उसको भी मैंने कितना पे किया? 100 रुपए, लेकिन उसने प्रोडक्शन अब पिछली बार वाली से ज्यादा किया क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं ना। तो मैंने टोटल 200 रुपए दे दिए दो लेबर को, लेकिन दूसरी लेबर ने 10 यूनिट नहीं 15 यूनिट बनाई। नहीं नहीं, दूसरी ने 15 बनाई। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है? यही तो है, पहली लेबर ने जितना प्रोड्यूस किया दूसरी ने उससे भी ज्यादा किया, उसी को तो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, है ना। तो पहली लेबर ने 10 यूनिट बनाई, दूसरी ने 15 और बना दी, टोटल 25 यूनिट बन गई। पे कितना किया मैंने? 200 रुपए। अब पर यूनिट मुझे कितने की पड़ गई? है 8 रुपए की पड़ गई। अब 8 रुपए की पड़ गई मुझे, पहले कितने की पड़ रही थी? तो अब वेरिएबल कॉस्ट ऑन एन एवरेज कम हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। पहले मेरी 100 यूनिट बनी, 10 यूनिट बनी थी, तो पर यूनिट 100 रुपए, मेरे 100 रुपए कॉस्ट आई थी। अब 25 यूनिट बन गई, कॉस्ट आई है 200 रुपए। कॉस्ट बढ़ी लेकिन पहले से कम बढ़ी।
ठीक है, तो जब तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते रहेंगे कॉस्ट कम होती रहेगी। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है, हम हर अगला फैक्टर लगाते हैं तो प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होता है, प्रोडक्शन अगर पहले से ज्यादा होगा तो कॉस्ट तो कम पड़ेगी, इसलिए कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। और जब हमें बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं, नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं, मतलब और लेबर लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा, यानी हम अपनी जेब से पैसा तो दे रहे हैं ना, फिर उनको वेजेस तो हम दे ही रहे हैं, तो वेजेस हम देते जा रहे हैं, प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा, तो ओवरऑल कॉस्ट तो हमें ज्यादा पड़ेगी। जब हम लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो कॉस्ट तो हमें ज्यादा पड़ जाएगी। तो जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसी बनती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट is inversely as shaped. What is total cost? Total cost is sum total of fixed cost and variable cost. अब अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट का भी एक कॉलम बना लूं, टोटल कॉस्ट का भी एक कॉलम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा, ये इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा अलग, और यहां अब बना लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को हम ऐड करके अब फिक्स कॉस्ट लिखने वाले, टोटल कॉस्ट लिखने वाले हैं। 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18। मैं जरा इसको रब कर दूं, हाँ, 12 प्लस 10 22, 27, 36 और 47। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है हमेशा 12 का दिख रहा है। ये बताओ 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी है? जितनी फिक्स कॉस्ट है उतनी ही है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट है, और 0 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, तो टोटल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होगी। इसलिए टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर स्टार्ट कहां से होती है? जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है। ये पहला पॉइंट है फिक्स कॉस्ट के स्टार्ट होने का। उसके बाद टोटल कॉस्ट की शेप वैसे ही जाएगी जैसे वेरिएबल कॉस्ट की शेप जा रही है। स्टार्टिंग में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का, फिर 4 का, फिर 5 का, उसके बाद 9, उसके बाद 11। क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज आई इसलिए रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह सेम है। तो टोटल कॉस्ट चेंजेस जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। क्लियर? इसलिए टोटल कॉस्ट की शेप भी वैसी ही होती है जैसी वेरिएबल कॉस्ट की शेप होती है, सेम वैसी। तो अगर तीनों को मैं एक ही ग्राफ पे बनाऊं तो कैसे बनेंगे? देखो, तीनों को अब एक ही ग्राफ पे बनाते हैं एक साथ। अब मैं डाटा नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये वैल्यूज 1 2 3 4 नहीं लिख रहा हूं, बस आपको शेप बनाकर बता रहा हूं कि कैसी बनती है। फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट की शेप हो गई। वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप्ड होता है। टोटल कॉस्ट स्टार्ट होता है उस पॉइंट से जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है। उसके बाद इसकी शेप बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट की जैसी होती है, इनवर्सली एस शेप्ड। ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये फिक्स कॉस्ट। क्लियर? और इन दोनों में गैप हमेशा कितना रहेगा? ये 12 का, ये हमेशा हर लेवल पे ये 12 का गैप इन दोनों में रहेगा। तो ये दोनों कर्व पैरेलल ही चलती है। ये यहां पर आपकी बुक में भी पेज नंबर 6.3 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 6.6 पे दिया हुआ है, फिगर 6.3। 6.6 पर देखो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो फिक्स कॉस्ट को पहले हमने कैसे पढ़ा था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट।
और फिक्स कॉस्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ गया? अब ये नीचे इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है, कॉस्ट शेड्यूल, और वो यही वाला बना हुआ है, देखो नीचे। इसके बाद टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें रिलेशनशिप दिया हुआ है पेज नंबर 6.7 पे। इनमें रिलेशनशिप, ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, तीनों कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। The various points of relationship between TC, TFC and TVC can be better explained with the help of table 6.3 and figure 6.3. First point, TFC curve is a horizontal straight line parallel to x-axis as it remains constant at all levels of output. Second, total cost and total variable cost curves are inversely shaped. दोनों की दोनों inversely shaped है, because they rise initially at a decreasing rate, then at a constant rate, and finally at an increasing rate. The reason behind their shape is the law of variable proportions. Third, at zero output, total cost is equal to total fixed cost. Zero level पर total cost is equal to total fixed cost, दोनों 12 है, और यहां पर भी दोनों जीरो पर सेम है, यहीं से स्टार्ट हो रही है दोनों। At zero output, total cost is equal to total fixed cost because there is no variable cost at zero level of output. So TC and TFC curves start from the same point which is above the origin. अगर जो total cost है वो है total variable cost plus total fixed cost, और अगर ये जीरो है, क्योंकि जीरो लेवल पे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाती है ना, तो जब प्रोडक्शन जीरो है तो ये तो जीरो है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट will be equal to total fixed cost. At zero level of output, total variable cost is zero. Therefore, TC is equal to TFC. Clear? Fourth point, the vertical distance between TFC curve and TC curve is equal to TVC. Vertical difference इन दोनों कर्व के अंदर जो वर्टिकल डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये वर्टिकल डिफरेंस, ये वर्टिकल डिफरेंस, ये वर्टिकल डिफरेंस, ये हमेशा क्या होगा? टीएफसी। टीएफसी और टीसी कर्व के अंदर जो डिफरेंस है, अच्छा ये टीएफसी और टीसी कर्व के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कौन सा डिफरेंस? टीएफसी ये है और टीसी ये है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के जितना होगा, ये इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली टीसी और टीएफसी के बीच में जो डिफरेंस है वो टीवीसी के इक्वल है, टीसी में से टीएफसी माइनस करो इक्वल टू टीवीसी आता है। नेक्स्ट, as TVC rises with increase in output, the distance between TFC and TC curves also goes on increasing. ये TFC है, यहां पर तो दोनों इक्वल है, फिर इनका गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट में ये जो गैप है ये बढ़ता क्यों जा रहा है? ये जो ब्लू कलर की ये बार्स है ये बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो फिर ये भी बढ़ेगा, ये डिफरेंस भी बढ़ेगा। Fifth point, last point, total cost and total variable cost curves are parallel to each other and the vertical distance between them remains the same at all levels of output because the gap between them represents TFC, which remains constant at all levels of output. अब डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में जो गैप है वो कह रहे हैं वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का है? फिक्स कॉस्ट का, एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द फिक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस फिक्स रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप फिक्स रहेगा। यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है,
यहां पर भी उतना ही है, ये सेम रहेगा। वर्टिकल डिफरेंस इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां तक हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने समझ लिया। इसके आगे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट आएंगी, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने होमवर्क में क्या करके आना है, दो डिफरेंस याद करके आने हैं। एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्सेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये डिफरेंस याद करके आना है आपने। एक ये डिफरेंस, और एक आपको डिफरेंस याद करके आना है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इनके बीच में डिफरेंस याद करके आना है। ये दो काम आप करके आओगे। इन दोनों डिफरेंस में से कोई एक डिफरेंस मैं पहले लिखवा कर देखूंगा, उसके आगे फिर आगे चलेंगे। ओके, चलो आज की टाटा।